Greetings from Heart Care Foundation of India, IJCP and MedTalks Group. मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। आप देख रहे हैं एक और एजुकेशन प्रोग्राम and that will be on monsoon fever. Can I have the slides? We talk about monsoon fevers. वर्षा ऋतु, आयुर्वेद वाले इसको वात डिसऑर्डर्स बोलते हैं कि वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है, मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हम बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप के फीवर्स आते हैं। इससे पहले कि मैं वर्षा ऋतु की तरफ जालूं, दो अच्छे गाने याद आते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं शोर। तो सावन के महीने में बाहर आंधी आती है तो मेरे मन में भी आंधी आती है। यानी कि सावन के महीने में एंजाइटी ज्यादा होती है। सावन के महीने में आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी पल्स ऊपर नीचे हो सकती है। यानी कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं माइंड के, सावन के महीने में ज्यादा होते हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। सावन और भादो में हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती। शायद सावन और भादो में हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती, इसलिए सावन और भादो में मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको मानसून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और मानसून में फीवर है तो लोग इरिटेबल ज्यादा होंगे। तो हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ब्रेन की बीमारी हो गई है, बिकॉज सावन के महीने में ये नॉर्मल है। सावन के महीने में वर्षा ऋतु होने से सारे कीड़े मकोड़े सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण से वो सारी सब्जियां जो सरफेस पे होती हैं, वो सारी सब्जियां जो सरफेस पे होती हैं उसे हम नहीं खाते। इसलिए कहते हैं सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं। तो सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं। अभी भादो चल रहा है, सावन जस्ट खत्म हुआ है हमारे यहाँ पे। लेकिन सावन भादों में वर्षा ऋतु में बुखार भी बहुत आते हैं। इन्हीं बुखार की हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में कि सावन के महीने में वर्षा ऋतु में बुखार बहुत सारे आते हैं। पानी के द्वारा, महाराष्ट्र में रैट से होने वाली लेप्टोस्पायरोसिस पानी से आती है। आप पानी में भीग गए तो वायरल डिसऑर्डर हो गया। लोग अक्सर कहते हैं पानी में भीग गया था इसलिए बुखार आ गया। कोविड-19 पहले ही फैला हुआ है, और अगर मच्छर आ गए जो कि पानी में पनपेंगे तो मलेरिया आएगा, चिकनगुनिया आएगा, डेंगू आएगा। बहुत सारे वायरसेस आपको मानसून में मिलेंगे। आज उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे कि मानसून के सीजन में हम बुखार को कैसे हैंडल करें। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। Most of the time monsoon fever can be misleading. Most of the time monsoon fever can be misleading. Next slide please. कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसून में आ सकती हैं? सिंपल वायरल फीवर, बट आज की डेट में तो कोविड-19, डेंगू का बुखार, मलेरिया का बुखार, टाइफाइड का बुखार, चिकनगुनिया का फीवर, सीजनल फ्लू, लेप्टोस्पायरोसिस। अब इस प्रोग्राम के खत्म होते होते हमें बिना जांच के सबसे पहले डायग्नोसिस करनी है, क्योंकि अगर जांच का अगर आप इंतजार करोगे तो तब तक तो ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा। तो हमें जांच का बिना इंतजार किए क्लिनिकली पहले सोचना है कि हमारे को बीमारी कौन सी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The symptoms of most common diseases may be sometimes difficult, लेकिन जो मैं आज सिखाने जा रहा हूं उससे तो आपको पकड़ना है क्लिनिकली, लेकिन माइनर डिफरेंसेस होंगे हर एक के अंदर में।
So therefore it is very important to go these minor symptoms. Of course blood test will be required. अगर जरूरत होगी तो ब्लड टेस्ट की जरूरत होगी. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please. So let's talk about viral fever, dengue fever, malaria fever, typhoid fever, chikungunya fever, seasonal influenza and leptospirosis. तो सबसे पहले हम लेंगे डेंगी. डेंगी का जो बुखार है वो हमेशा आंखों के नीचे दर्द होगा. आदमी बोलेगा कि मेरे को यहां दर्द हो रहा है. That will be periorbital pain. डेंगी में हमेशा पेरीऑर्बिटल पेन होगा. बाकी बुखार आएगा, बुखार के साथ में आपको जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, रैश भी हो सकता है. जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो कोरोना रूल आउट हो गया. अगर पेरीऑर्बिटल पेन है तो कोरोना रूल आउट हो गया. कोरोना का जो हेडेक है वो यहां पर होगा. आदमी बोलेगा मुझे दबाने को लग रहा है, इंटेंस होगा. एक साइड पे भी हो सकता है, दो साइड पे भी हो सकता है कोरोना का दर्द. सो डेंगी वाला पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरे को बुखार है हाई ग्रेड. कोरोना का बुखार 100 से कम होगा, डेंगी का बुखार 100 से ज्यादा होगा. डेंगी का हेडेक फ्रंटल होगा, कोरोना का जो हेडेक है, जो डेंगी का हेडेक है वो आंखों में होगा और कोरोना का हेडेक ऊपर होगा. डेंगी में प्लेटलेट कम होंगे, कोरोना में प्लेटलेट नॉर्मल होंगे या थोड़े से कम होंगे. डेंगी में हिमेटोक्रिट बढ़ेगा, कोरोना में हिमेटोक्रिट में फर्क नहीं पड़ेगा. वी विल कम बैक टू डेंगी अगेन. मलेरिया, मलेरिया में ठंड लग के बुखार आएगा और ठंड के साथ में राइगर्स आएंगे. कोरोना में राइगर्स नहीं आएंगे. कोरोना में ठंड लगेगी लेकिन शिवरिंग नहीं होगी. मलेरिया में शिवरिंग होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा. हाई ग्रेड फीवर होगा और बार बार आएगा. तो मलेरिया का फीवर होगा, उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगी यूटीआई की. उसमें जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगी वो यूरिनरी इन्फेक्शन की आएगी, जिसमें ठंड लग के राइगर्स करके बुखार आएगा. अगर आपको शिवरिंग नहीं हो रही तो फिर ये मलेरिया नहीं है. मलेरिया यूरिनरी इन्फेक्शन, पस, लिवर एब्सेस, इस सब के अंदर में बुखार में ठंड लग के शिवरिंग आएगी और ठंड लगेगी और शिवरिंग आएगी. निमोनिया में जो शिवरिंग होती है वो उसमें राइगर्स नहीं आते. टाइफाइड का जो बुखार है उसमें थोड़ा सा डायरिया हो सकता है, थोड़ी सी खांसी हो सकती है, लेकिन ये बुखार ज्यादा होगा, लंबा होगा, टूटेगा नहीं. स्टेप लैडर होगा, ये बुखार बढ़ता जाएगा. कोरोना के अंदर में भी खांसी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, बुखार हो सकता है, लेकिन वो बुखार 100 डिग्री से कम होगा. टाइफाइड तो दूर से देखते ही आप बोलोगे यू आर लुकिंग सिक, लगता है तेरे को टाइफाइड हो गया. चिकनगुनिया का तो सबसे सिंपल है. इसमें जो जोड़ों का दर्द है, आदमी ऐसे बैठेगा कि मेरे को ऐसे करने से आराम मिल रहा है. चिकनगुनिया का जो पेशेंट आपके पास आएगा वो ऐसे आएगा कि मेरे को बुखार हो रहा है और दर्द हो रहा है. वो इस तरीके से आएगा क्योंकि घुटनों को मोड़ने से और हाथों को मोड़ने से उसको आराम मिलेगा. सो बड़ा आसान है. चिकनगुनिया तो कभी आप मिस ही नहीं करोगे. टेस्ट का तो जरूरत बाद में आएगा. सीजनल इन्फ्लुएंजा, आज की डेट में इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना, अभी आज की डेट में कोरोना फैला हुआ है तो हर इन्फ्लुएंजा को हम कोरोना की तरह टेस्ट कराएंगे. लेप्टोस्पायरोसिस, रेड आइज. लेप्टोस्पायरोसिस में क्या होगा? हाई फीवर. अगेन अब रेड आई जो है कोरोना में भी होती है लेकिन लेफ्ट आई होती है. कोरोना में हमेशा लेफ्ट आई इन्वॉल्वमेंट मिलेगी रेड. लेप्टोस्पायरोसिस में दोनों मिल सकती हैं. लेप्टोस्पायरोसिस में हाई फीवर होगा, ब्लीडिंग होगी, मसल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, लेकिन रेड आईज होंगी.
और साथ में लेप्टोस्पायरोसिस में जॉन्डिस भी हो सकता है, जो कि आपको कोरोना में नहीं दिखाई देगा। अब देखिए कितना आसान है, एक पेशेंट आया बुखार के साथ में, वो कहता है मेरे को बुखार हो रहा है। आप बोलेंगे कि कब से हो रहा है, बोला 2 दिन से हो रहा है। पहले पूछेंगे ठंड लग रही है कि नहीं, बोले लग रही है। बोलेंगे राइगर्स, बोले हाँ खूब सारी मेरे को शिवरिंग हो रही है। अच्छा पेशाब में जलन तो नहीं है, नहीं जी पेशाब में जलन तो नहीं है, मलेरिया चेक कराओगे। वो बोलेगा खूब पेशाब में जलन हो रही है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट कराओगे। वो बोलेगा कि मेरे को बुखार है और बुखार में मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मलेरिया, ये डेंगू भी हो सकता है, ये चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो आप उससे बोलोगे कौन से जोड़ों में दर्द हो रहा है, बोले ये वाले जोड़ों में दर्द हो रहा है। आप बोलोगे कि कैसे इंप्रूव होता है, बोले ऐसे करने पे इंप्रूव होता है, पक्का चिकनगुनिया। वो बोलता है आंखों में दर्द हो रहा है मेरी, कहाँ आंखों में दर्द हो रहा है, बोले यहाँ आंखों में दर्द हो रहा है और बुखार हो रहा है, बोलो पक्का डेंगू। अगर वो बोलता है मेरे को बुखार हो रहा है साथ में मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन ऊपर नीचे करने में, तो वो मेनिंजाइटिस, उसको मिस मत करिएगा, कई बार मेनिंजाइटिस भी फैलती है उसके साथ में। वो कहता है मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है और साथ में मेरे को नाक बह रही है, दैट कैन बी कोरोना एंड दैट कैन बी फ्लू। वो कहता है मेरा फीवर टूट ही नहीं रहा, आ रहा है आज रोज बढ़ता जा रहा है फीवर, साथ में मेरे को हल्का सा डायरिया हुआ था, मेरे को जो है मेरी पल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, दैट कैन बी टाइफाइड। कोरोना का बुखार अगर लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, पक्का कोरोना। लेफ्ट आई इन्वॉल्वमेंट, पक्का कोरोना। अगर वो कहता है कि मेरे को जो है खांसी के साथ में बुखार आ रहा है, लो ग्रेड है, 100 से कम है, और साथ में मेरे को हल्का सा लूज मोशन आया या मेरे को गले में खराश हो रही है, पक्का कोरोना। अगर वो कहता है कान में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को दांत में दर्द हो रहा है, मेरे को स्किन में रैश आ रहा है, हल्का सा बुखार है, पक्का कोरोना। सो कहने का मतलब है इट्स इजी टू पिक अप कोरोना। नेक्स्ट, so let's say about fever markers of flu. Flu sometimes can be absolutely look like a corona. Fatigue सब में होगा, fever over 100 फ्लू, लेस देन 100 कोरोना, नेजल कंजेशन दोनों में आ सकती है, मसल एक्स दोनों में आ सकती है, और जो कोरोना की मसल एक होगी वो पैरों में घुटनों के नीचे होगी। चिल्स एंड स्वेट्स दोनों में आ सकता है, हेडेक दोनों में आ सकता है, एंड ड्राई परसिस्टेंट कफ दोनों में आ सकती है, सोर थ्रोट दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट, मलेरिया के लिए फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स, हाई फीवर, स्वेटिंग, हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, मसल पेन। कोई डिफरेंशिएशन में आसान नहीं होगा, लेकिन राइगर्स आएंगे, शिवरिंग होगी, मलेरिया में शिवरिंग होगी, बाकी सारे टेस्ट वही हो सकते हैं, और जैसे ही मलेरिया टेस्ट कराओगे वो पॉजिटिव आ जाएगा। रैपिड मलेरिया टेस्ट तो गवर्नमेंट सबका फ्री कर रही है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट तो कहती है हर फीवर में मलेरिया का टेस्ट करवा लो। नेक्स्ट, डेंगू के अंदर में ज्वाइंट पेन, यस डेंगू एंड चिकनगुनिया। मसल पेन किसी भी बुखार में हो सकता है। हाई फीवर, हाई फीवर इज डेंगू। स्किन रैश डेंगू में भी हो सकता है, चिकनगुनिया में भी हो सकता है, और कोरोना में भी हो सकता है। वॉमिटिंग कोरोना में भी हो सकती है, डेंगू में भी हो सकती है। फटीग डेंगू में भी हो सकती है, सब में हो सकता है। हेडेक एंड आई पेन, करेक्टरिस्टिक इज आई पेन। अगर आई पेन हो रहा है तो आप डेंगू को सोचेंगे। नेक्स्ट, टाइफाइड, बढ़ता हुआ बुखार, हेडेक नहीं, वीकनेस नहीं, मसल एक, स्वेटिंग, ड्राई कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन रैश, ये सब में हो सकते हैं। सो करेक्टरिस्टिक फीचर इज हाई फीवर एंड राइजिंग फीवर, रोज बुखार बढ़ रहा है, दैट इज टाइफाइड। आप टाइफाइड डॉट टेस्ट करा लीजिए, साथ में आप विडाल करा लीजिए, लेकिन इस वक्त में जब कोरोना फैला हुआ है, ना टाइफाइड का एंटीजन टेस्ट कराइए ना विडाल टेस्ट कराइए, दोनों फॉल्स पॉजिटिव आएंगे कोरोना में। इस वक्त में सिर्फ ब्लड कल्चर कराना है। अगर टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और विडाल पॉजिटिव आ रहा है तो ये कोरोना है आज की डेट में पक्का। नेक्स्ट, चिकनगुनिया के अंदर में जैसे मैंने बोला रैश है, लेकिन इसका जो पक्का
पक्का साइन है वो ये है, आदमी बोलेगा ऐसे करने में मेरे को पकड़ में आ रहा है, इसको आप IgM टेस्ट कर सकते हो इसके ब्लड टेस्ट के अंदर में। बट हिस्ट्री विल बी सो कैरेक्टरिस्टिक्स, हर के अंदर में सारे सिम्टम्स कॉमन है लेकिन एक सिम्टम डिफरेंशिएटिंग होगा। नेक्स्ट, लेप्टोस्पायरोसिस, यस यू कैन गो फॉर ए ब्लड टेस्ट फॉर लेप्टोस्पायरोसिस, लेकिन याद रखिए स्किन रेड है और साथ में जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूट्रिशन देखना है फीवर के लिए। जनरलाइज फीवर के लिए आपको देखना है, अब जैसे अगर स्मॉल इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन गया जैसे कोविड में गया तो B12 डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई, इसके अंदर में जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा। विटामिन डी हर फीवर के लिए बेनिफिशियल है, खासकर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस के लिए। आपको खाना वो लेना है जो नॉन इन्फ्लेमेटरी हो, बिकॉज फीवर बेसिकली मींस हमारी बॉडी के अंदर में हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो यू टेक ए नॉर्मल फूड विद 6 taste, 6 taste and 7 color and take a nutritious food. Avoid inflammatory foods. Next. Now clinical significance of fever. तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी हैं कि फीवर में और थर्मिया में और पायरेक्सिया में क्या फर्क है। पायरेक्सिया मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर में कोई ऑर्गेनिज्म है जो फीवर कर रहा है। लो ग्रेड टीबी, हाई ग्रेड बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उसे बोलते हैं पायरेक्सिया। Pyrexia is usually defined as a fever of more than 100.4. That is pyrexia. So pyrexia can be low grade pyrexia, high grade pyrexia. Low grade pyrexia is TB. High grade pyrexia is typhoid, malaria. ये सब हमने आपको बताया। इसके अलावा there can be thermia. थर्मिया का मतलब है मेरी बॉडी में ऑर्गेनिज्म नहीं है, मेरा थर्मोस्टेट मैकेनिज्म जो है वो खराब हो गया। थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्सर्शन, पोस्ट वायरल। कोविड का जो फीवर है वो थर्मिया है, 100.4 से कम होगा। लो ग्रेड थर्मिया इज डेंगू, हाई ग्रेड थर्मिया इज हाइपरथर्मिया, फीवर विद बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हीट। गर्मी के से होने वाली बुखारी जिसे हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक इज नॉट पायरेक्सिया, इज थर्मिया। सो डेंगू का जो है वो लो ग्रेड थर्मिया है, बाकी के जो फीवर होते हैं वो लो ग्रेड फीवर। टीबी का हाई ग्रेड पायरेक्सिया जो होगा वो बाकी कंडीशंस के अंदर में होगा। याद रखिए बुखार अगर 104 से ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है 104 से ज्यादा का बुखार, क्योंकि अगर वो हाइपर पायरेक्सिया है तो दवाइयां काम करेंगी, अगर हाइपरथर्मिया है तो सिर्फ ठंडे पानी की पट्टियां काम करेंगी। पानी के अंदर में उसको लिटा दो, बिठा दो, नल के नीचे बिठा दो। अगर हाइपर ऑन द कॉन्ट्रारी जो इन्फ्लेमेशन वाले फीवर हैं, अब कोरोना वाला जो फीवर है वो पैरासिटामोल को काम नहीं कर रहा। कोरोना वाले फीवर में सिर्फ निमोसेलाइड, मेफेनेमिक एसिड, इंडोमिथासिन एंड नेप्रोसिन काम कर रही है। ज्यादातर टाइम पे लोग बोलेंगे कि हम पैरासिटामोल खा रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा उसके साथ में। तो याद रखिए कि हमारे पास में जब भी पेशेंट को फीवर होगा, और एक और चीज याद रखिए, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, सर गरम, सर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। सबसे पहले बुखार माथे पे आएगा, सर हमेशा ठंडा होना चाहिए, अगर गर्म है तो फीवर है। पैर हमेशा गर्म होने चाहिए, अगर ठंडे हैं तो हाइपोथर्मिया। पेट हमेशा नरम होना चाहिए, टाइट है तो पेरोटिनाइटिस। तो सर ठंडा, पेट नरम, पैर गर्म हमेशा होने चाहिए। जनरल फॉर्मूला है लोगों को याद करने के लिए। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है वो भी डेंजरस है। दो प्रिंसिपल और याद रखिए, अगर बुखार बहुत ज्यादा है और पसीना आ रहा है, पेशेंट बचने वाला है।
और बुखार आ रहा है और पसीना नहीं आ रहा तो समझ लो पेशेंट जाने वाला है, उसको पानी के टब में लिटा दो। अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया है और शिवरिंग नहीं हो रही, ये मरने वाला है, उसको इमीडिएटली ब्लैंकेट पहना दो। नेक्स्ट। So when it comes to hyperthermia, we have already talked about hyperthermia. Next. Now, what are the challenges in assessing fever pattern? In modern medicine, febrile pattern is often unreliable because of so many things. So basically, uremic, quadriplegic may have blunted febrile response. Patient with extensive surface burn or dermatological condition may have exaggerated and sustained fever. Forget about it. General practice, forget about it. These are rare situations. आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए कई बारी कुछ फीवर जो है, जैसे फीवर रिस्पॉन्डिंग ओनली टू इंडोमिथासिन, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये कैंसर का फीवर है। कोई आदमी बोले कि मेरे को फीवर सिर्फ इंडोमिथासिन से रिस्पॉन्ड करता है, किसी और दवाई से नहीं, रूल आउट हॉजकिंस निमोनिया, निम्फोमा। कोई कहता है कि मेरे को सिर्फ निमोसलाइड से या मेरे को मेफेनिमिक एसिड से फीवर रिस्पॉन्ड कर रहा है, टेक इट फॉर ग्रांटेड आज की डेट में ये कोरोना का फीवर है। सो अलग अलग टाइप के फीवर्स, अलग अलग दवाइयां आपको इंडिकेट कर सकती हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे को ऐसा ज्वाइंट पेन है, वो सिर्फ निमोसलाइड या मेरे को नेप्रोसिन से रिस्पॉन्ड कर रहा है, समझ लीजिए ये इन्फ्लेमेटरी स्पाइनल आर्थराइटिस है। नेक्स्ट। So treatment of fever, we will come back next. So let us first come back to drugs used in fever. सबसे पहला है paracetamol. Paracetamol is antipyretic, but it's not a strong anti-inflammatory. अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी साथ में चाहिए, मसल पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ बॉडी एक हो रहा है, paracetamol is not the drug of choice. Paracetamol is not the drug of choice. In that case, you need an NSAID. NSAID में कौन कौन सी आएंगी? एस्पिरिन बच्चों में नहीं दे सकते, इब्यूप्रोफेन कंट्रोवर्सी है कोरोना के चक्कर में, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, नेप्रोक्सेन यस वेरी गुड मेडिसिन, निमोसलाइड इन एडल्ट्स मोर देन 12 years और 14 days वेरी गुड ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर निमोनिया है तो, अगर पेशेंट को corticosteroids will be given only if patient has a COVID pneumonia. Ibuprofen and naproxen are linked with more, yes, they are stronger, therefore GI irritation. NSAID basically we give them if there is an anti-inflammatory action required. Nimesulide अगर आपको फीवर एकदम से कम करना है तो, if you want to remove, if you want to reduce fever with a quick action, to the extent कई बारी low fever में चला जाता है पेशेंट। और एक चीज तो हमने नोट करी है कि अगर निमोसलाइड दिया और फीवर लो हो गया तो समझ लो टाइफाइड हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास में कि टाइफाइड में अगर आपने निमोसलाइड की एक गोली दे दी तो एकदम से फीवर ऐसा उतरता है कि लो चला जाता है। Sometimes we use it as a diagnostic test. Again, it's an observation, not an evidence with that. So one thing is निमोसलाइड अगर आपको रैपिड फीवर उतारना है तो साथ में बॉडी एक हो रहा है। अब जैसे कोरोना के अंदर में इतना एक्सट्रीम एग्जॉशन होता है पेशेंट को कि पूरे पैरों में, घुटनों के नीचे दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में थकान है, ही इज टोटली एग्जॉस्टेड, वहां पे आपको क्विक एक्शन चाहिए। यस, निमोसलाइड, mefenamic acid, naproxen, and nimesulide can give you a really good, faster relief. Next. So nimesulide is an anti-inflammatory drug. 15 मिनट में इसका एक्शन आ जाता है, 12 घंटे तक असर रहता है, अल्सर्स कम होते हैं, कार्डियक टॉक्सिसिटी नहीं होती, अस्थमा कम होता है, जीआई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर में इसको आराम से दिया जा सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, लो डोज एस्पिरिन ले रहे हैं, उनको भी दिया जा सकता है उसके साथ में। सो इसलिए 100 मिलीग्राम सवेरे, 100 मिलीग्राम शाम आपको दे सकते हैं। तो ऑप्शंस आर निमोसलाइड, नेप्रोक्सेन,
and you have mefenamic acid and indomethacin. Next, right. So if I have to summarize the whole thing, let me go one by one. मलेरिया, फुल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। बुखार को कम करने के लिए बुखार कम किया और उसके बाद में मेरे को मलेरिया का फुल ट्रीटमेंट, मलेरिया को बचाने की दवाई। दोबारा G6PD डेफिशिएंसी को मैं फिर प्राइमाक्विन, ताकि बीमारी दोबारा ना आए। साथ में मैं देखूंगा कौन से टाइप का मलेरिया है, फेल्सीपैरम है कि वाइवैक्स है, एंड उसके हिसाब से मैं दवाइयाँ दूंगा। अगर चिकनगुनिया है मेरे को तो डेफिनेटली मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दूंगा, शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड भी दे सकता हूँ। चिकनगुनिया का दर्द 1 साल तक आ सकता है, बीमारी बार पे जाके वापस आ सकती है चिकनगुनिया के अंदर में। शुरू में बुखार को कंट्रोल करूंगा, बुखार को कंट्रोल करने के बाद में अगर मेरे को उसको बुखार की दवाइयों के साथ साथ जोड़ों की दवाई भी देनी है तो इसमें पैरासीटामोल के बदले अगर मेरे को 12 दिन के लिए 14 दिन के लिए दवाई देनी है तो निमोसलाइड। अगर 14 दिन के अंदर में नॉर्मली ये बीमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में दोबारा रिलैप्स हो सकता है। और अगर ये 14 दिन के बाद भी ये चल रहा है तो मुझे शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड देना पड़ेगा। अगर मेरे को डेंगू है तो डेफिनेटली मैं एस्पिरिन नहीं दे सकता। वहां पर मैं एनसेट को भी देखते हुए सोचूंगा, क्योंकि प्लेटलेट कम कर सकते हैं। तो डेंगू के अंदर में SOS दवाई मैं डेफिनेटली निमोसलाइड दे सकता हूँ या पैरासीटामोल दे सकता हूँ उसके अंदर में। डेंगू के अलावा अगर मेरे को लेप्टोस्पायरोसिस है तो फिर मैं डॉक्सीसाइक्लिन दूंगा, और साथ में फीवर के लिए मैं कोई भी दवाई एनसेट दे सकता हूँ, पैरासीटामोल भी मैं दे सकता हूँ। उसके अलावा में अगर मेरे को टाइफाइड है तो मेरे को एंटीबायोटिक की जरूरत है, फीवर उतारना है। मैंने पहले ही कहा है टाइफाइड के अंदर में निमोसलाइड कई बार रैपिडली फीवर को कम करता है उसके साथ में। अगर मेरे को इन्फ्लुएंजा है तो मैं उसके अंदर में एंटीबायोटिक दूंगा आज की डेट में, यस। अगर मेरे को कोविड सस्पेक्टेड है तो मैं डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन दूंगा, और साथ में बुखार कम करने के लिए ऐसी दवाई दूंगा जो मेरे बॉडी एक को भी कम करे। वहां पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आई विल गिव, चाहे वो निमोसलाइड हो, चाहे वो नेप्रोक्सिन हो, चाहे वो साथ में मेफेनेमिक एसिड हो। न्यूट्रिशनल स्टेटस मैं ध्यान रखूंगा कि हाई प्रोटीन डाइट दूंगा, सब प्रकार के सप्लीमेंट्स दूंगा, और सिर्फ एक ही चीज को याद रखूंगा कि मेरे पेशेंट को इस तरीके से मैं दवाइयां दूं कि मेरे पेशेंट को दवाइयों के साथ में हाइपोथर्मिया ना हो जाए, या ऐसा ना करूं कि मैं उसको इग्नोर कर दूं, हाइपरथर्मिया हो जाए। टेम्परेचर कैसे लूंगा? मुंह से, कई बार माथे से भी लेना पड़ता है, बगल से भी लेना पड़ता है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को एडजस्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरा फीवर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, थर्मल यानी कि रेक्टल थर्मोमीटर के अलावा कोई फीवर मेरा 104 से ज्यादा नहीं पकड़ेगा या हाइपोथर्मिया को नहीं पकड़ेगा। हमेशा पेशेंट के पैर पकड़ के देखिए, पैर ठंडे हैं तो हाइपोथर्मिया, सर गर्म है तो हाइपरथर्मिया, और फिर उसका टेम्परेचर को चेक करिए और पल्स को चेक करिए। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से 10 मेरी पल्स रेट बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, और अगर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है तो सबसे पहले टाइफाइड सोचूंगा, दूसरा कोविड सोचूंगा, तीसरा बाकी वायरल इलनेसेस में सोचूंगा। आइए लोगों के सवाल लेते हैं। कोई और है स्लाइड? नेक्स्ट। So these all contents including text, images, audio, other formats were created for medical education only with the educational grant from Dr. Reddy's laboratory. Dr. Reddy's laboratory का मेरा जो talk है पूरा independent है, and it is not influenced by Dr. Reddy's products or anything. These are all on merits. Paracetamol कब कब देनी चाहिए? It's a good medicine, but it is an anti-fever. It is a very weak anti-inflammatory drug. आज की डेट में paracetamol is a weak antibiotic drug, weak anti-fever drug. How to treat COVID in rural area? Number 1, अगर आपका स्मेल गया, टेस्ट गया तो भी से बल्ले बल्ले, कुछ नहीं होने वाला, पेशेंट इज गोइंग टू बी ऑल राइट।
अगर पेशेंट को लेफ्ट आई के अंदर में रेडनेस आई है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ये पेशेंट ठीक होगा। अगर पेशेंट को तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन अगर 6 मिनट वॉक करने पे अगर उसका SpO2 लेवल कम नहीं हो रहा तो इस पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला। अगर एक पेशेंट को रूरल एरिया में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन 6 मिनट चलने पे अगर उसका SpO2 लेवल 5 गिर जाता है, इमीडिएटली 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दे दोगे तो आदमी की जान बच सकती है। फॉर्मूला ऑफ 6 याद रखिए, 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन अगर आपने दे दी एक पेशेंट को जिसको 6 मिनट चलने के बाद में 5 लेवल SpO2 का कम हो जाता है, तो समझ लो उस पेशेंट को 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन वही दे दोगे और 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन 10 दिन तक देते रहोगे और फिर हायर सेंटर में बात करोगे कि मैंने डेक्सामेथासोन दे दी, अब क्या करूं। इससे आप एक रूरल एरिया में भी कोविड का इलाज कर सकते हो। एक बच्चा 2 साल का है, पहले काफी बुखार आया, फिर डायरिया हो गया, आराम नहीं हो रहा है। देखिए अगर फीवर 104 है तो कोरोना होने के चांसेस तभी होंगे अगर उसके एक्सरे में निमोनिया है। तो मैं इसका सिंपल CBC, ESR और CRP कराऊंगा बिफोर आई डिसाइड फर्दर ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो डेक्सामेथासोन कैसे देंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा बीपी की दवाई बढ़ा दो। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो डेक्सामेथासोन कैसे देंगे, तो उसको हम खाने से पहले, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले 1 मिलीग्राम रेपाग्लिनाइड की दवाई सबलिंगुअल दे देंगे ताकि खाने के बाद का शुगर कंट्रोल हो जाए। क्या टाइफाइड में मल्टीविटामिन दे सकते हैं? बिल्कुल दीजिए। प्लीज एक्सप्लेन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। यस, अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है, 9 दिन पूरे हो गए और उसके स्टेरॉइड के बाद में भी ESR CRP नॉर्मल नहीं आया तो आप इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं। अगर पेशेंट की सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं तो क्या करें? कुछ नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व। अगर टेम्परेचर 104 से ज्यादा हो जाए तो क्या करें? इमीडिएटली उसको पानी में लिटा दो। क्या नींबू सलाइड से किडनी खराब हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हाउ टू कंट्रोल हार्ट अटैक? पेशेंट को इमीडिएटली वाटर सॉल्युबल डिस्प्रिन खिला दो और उसके बाद में उसको किसी सेंटर में भेजो। नींबू सलाइड का कोई साइड इफेक्ट? बच्चों को नहीं देना 12 साल से कम। क्या फीवर कोई बीमारी है या अन्य बीमारी का कोई संकेत है? फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर का मतलब है कि मेरे कमरे में, मेरे घर में चोर आए और चोर की पुलिस से लड़ाई हो रही है, उससे जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो फीवर है। छोटे बच्चों में हाई फीवर को पैरासीटामोल के अलावा आप उसको ठंडे पानी से, टैपेड वाटर स्पंजिंग से कम कर सकते हैं।
मॉनसून फीवर और कोरोना वाले फीवर में कोरोना का बुखार हल्का होगा, एक्सर्शन पे होगा, लो ग्रेड होगा, 99 100 से कम होगा और चलने पे आएगा। आदमी बोलेगा सवेरे नहीं है, शाम को नहीं है, दोपहर में बुखार आता है, वो कोरोना का बुखार है। बच्चों में यदि पैरासीटामोल रिएक्शन करती है तो क्या करें? नॉर्मली लोग इब्यूजेसिक देते हैं। क्या बुखार में इंजेक्शन लगाना गलत है? इसमें कोई साइड इफेक्ट है? इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन हो गया तो सारा ब्लेम हमारे पे आ जाएगा। क्लिनिकली वायरल फीवर और मलेरिया फीवर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मलेरिया फीवर में खूब ज्यादा ठंडी लगेगी। What lab test to be asked post 5 days of non-responding fever and WBC ल्यूकोपीनिया? अगर आपको ल्यूकोपीनिया हो रहा है और साथ में लिम्फोपीनिया है कि नहीं है वो देखो। अगर लो लिम्फोसाइट्स हैं तो फिर आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन अगर आपको लो लिम्फोसाइट के अलावा ल्यूकोपीनिया है तो वो वायरल का निशान है। बाकी सब लोगों ने अपने सवाल वही पूछे हैं जो सेम सवाल आ रहे हैं। लेट मी रिवाइज कि मॉनसून में अगर आपके पास में कोई बुखार का पेशेंट आता है तो सबसे पहले उससे फोन पे बात करिए, क्योंकि आप कोविड-19 को देखना नहीं चाहते। तो ये सारी डायग्नोसिस आप फोन पे भी कर सकते हो। उसे बोलो व्हाट्सएप कॉल पे आ जाए। पेशेंट व्हाट्सएप कॉल के अंदर में आ गया तो आपने उससे पूछा व्हाट्सएप कॉल के साथ में कि क्या हो रहा है? वो कहेगा मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? गले में कुछ अटका हुआ तो नहीं है? बोले अटका हुआ है, पक्का कोविड है। वो बोलेगा कि मेरे को बुखार हो रहा है, ठंड लग रही है, खूब कपकपी लग रही है। अरे भाई पेशाब में तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। भाई मलेरिया हो गया है तेरे को तो मलेरिया टेस्ट करा के आ। वो मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आएगा, दवाइयां दे दी। व्हाट्सएप में बोलोगे जोड़ों में दर्द हो रहा है, आप पूछोगे कहाँ जोड़ों में दर्द हो रहा है? वो बोला है कि मेरे को सारे घुटने में, हाथों में दर्द हो रहा है। तो आप बोलोगे कैसे इंप्रूवमेंट होती है? वो बोला ऐसे करने पे इंप्रूवमेंट होती है। बोले पक्का चिकनगुनिया है, दवाइयां लिखवा दीजिए उसको। वो बोलेगा कि मेरे को सोर थ्रोट हो रहा है और साथ में जोड़ों में दर्द हो रहा है, चेक कर लो, ऐसा तो नहीं है कि रूमेटिक फीवर और गले के अंदर में लाल हो। उसको बोलो दिखा अपना टॉर्च में दिखा। वो आपको व्हाट्सएप में टॉर्च में दिखा देगा। तो आप लोग रूरल एरिया में भी टेलीमेडिसिन से डायग्नोस कर सकते हैं कौन सा बुखार है। वो बोलेगा मेरा बुखार टूट ही नहीं रहा, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हाई ग्रेड आ रहा है, रोज बढ़ता जा रहा है, पल्स मेरी नहीं बढ़ रही। बोले पक्का टाइफाइड है। बोले सामने आ जा। सामने वो जैसे ही आएगा आप बोलोगे तू तो टॉक्सिक लग रहा है, तेरे को तो टाइफाइड लग रहा है। आप बोलोगे ब्लड कल्चर करा ले। ये मत बोलना कि तू टाइफाइड करा ले या फिर विडाल करा ले, क्योंकि आजकल वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं। आप बोलोगे कि तेरे को क्या हो रहा है? बोलेगा मेरे को रैश आ गया है स्किन के अंदर में, पूरी बॉडी के अंदर। बोले दिखा। बोले बुखार है, रैश है, आंख में दर्द तो नहीं है? बोला हाँ आंख में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट काउंट करा ले, पता लगा डेंगी है। अगर डेंगी है तो फॉर्मूला ऑफ 20 याद रखिए डेंगी में, कि ऊपर का ब्लड प्रेशर नीचे से कम हो गया, दिल और नीचे की और पल्स रेट 20 से ज्यादा हो गई, ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर अगर 20 से कम हो गया और 20 डिग्री अगर हिमेटोक्रीट बढ़ गया और 20,000 से कम रैपिडली प्लेटलेट कम हो गया, और या फिर आपने यहाँ पे उसको 5 मिनट के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधा तो यहाँ पे 20 निशान आ गए पेटिकिए के, तो पक्का डेंगी है। उसको बोलो 20 ml फ्लूइड पर केजी के हिसाब से फटाफट पी ले, और तब तक पीता जा जब तक तेरे को हर 4 घंटे में पेशाब नहीं होता रहे। वो आदमी कभी भी नहीं मरेगा, वो ठीक हो जाएगा। तो डेंगी के अंदर में फ्लूइड मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप रूरल एरिया के अंदर में भी घबराए ना, नंबर 1।
अगर किसी को कोविड है तो 9 दिन के बाद में उससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वो सारे कोविड के मरीज जिनके 9 दिन पूरे हो गए, उन्हें अपनी प्रैक्टिस में बुला लो, उनसे आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसा मरीज आपके पास आ जाता है जिसको कोविड के लक्षण है और आपने N95 मास्क पहन रखा है और उसने N95 मास्क पहन रखा है, तो 10 मिनट के अंदर में दवाई देके भेज दो। 10 मिनट में कोरोना नहीं हो सकता। तो अगर आपने रूरल एरिया में क्लिनिक चलाना है तो मरीज को बोलो लाइन से बाहर बैठे, एक एक करके बुलाओ, सबको 5 मिनट 3 मिनट में देख के बाहर भेज दो। वो भी मास्क पहना है, आपको भी मास्क पहना है, आपको नहीं हो सकता। पहले ही फोन में आपने पता लगा लिया कि उसको क्या बीमारी है, क्या नहीं हो सकती है। उसके बाद में जैसे ही आप क्लिनिक में बनाते हो, अगर किसी का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अगर किसी को कोरोना के लक्षण हो चुके हैं, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और अगर किसी के 9 दिन हो गए हैं तो उसको लक्षण नहीं हो सकते। और जिसको 9 दिन का नहीं होगा, सरकार ने पहले ही उसको अपने कमरे में बिठा रखा होगा। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनको बुखार है, तो सबसे पहले सरकार उसको कोविड को रूल आउट करेगी। अगर कोविड मिलेगा तो सरकार अपने पास रखेगी और 9 दिन के बाद जब आपको भेज देगी तो आप उसका इलाज करो। 9 दिन के बाद में 3 महीने तक वो रोज आएगा आपके पास में, क्योंकि उसको कोई ना कोई तकलीफ होगी। तो सारे लोग 9 दिन के बाद में 3 महीने तक अपना इलाज कर सकते हैं। इन लोगों को 3 महीने तक बार बार फीवर आएगा, बार बार आपको दिखाएंगे। उनको मत भेजो सरकार के पास में, बोलो 9 दिन के बाद में मैं देखूंगा। नहीं तो ये पेशेंट कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे। हमेशा से आपने देखना है कि ये पेशेंट्स आपके पास में वापस आए। उसके लिए आप सब जगह लिखो कि मेरे पास में कोविड के लोगों की काउंसलिंग अवेलेबल है। जिन लोगों को, आपके पेशेंट्स को कोविड हो गया और सरकार ने आइसोलेट कर लिया, तो आप उनको रोज फोन पे दिन में 2 बार बात करिए, ताकि आपका पेशेंट भागे ना। और उनको बोलिए जैसे ही 9 दिन हो जाएंगे मेरे पास आ जा, मैं इलाज करूंगा। दिस इज कॉल्ड पोस्ट कोविड फीवर मैनेजमेंट। अभी मेरे पास में और कोई सवाल नहीं है। इतना ही आज के लिए जो मैं आपको बताना चाहता था कि फीवर से घबराएं ना। फीवर को आप पकड़ सकते हैं जल्दी। फीवर इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें इस वीडियो को। और जब भी कंफ्यूजन हो, इस वीडियो को दोबारा देखें। इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आप अच्छे से इसका इलाज कर सकोगे। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ऐसे ही किसी और एक प्रोग्राम के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।